वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सफलता टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट युक्ता शर्मा। वेल टुडे वी हैव आलोक वाजपेयी विद अस। आलोक जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आईएफएस में अब सब डिविजनल ऑफिसर हैं। सर वेलकम टू सफलता टॉक्स। थैंक यू मैम। सर सबसे पहले मैं तो आपसे यही पूछना चाहूंगी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपने काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। तो शुरू से आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैम मैं बेसिकली आई एम आलोक वाजपेयी एंड आई एम आईएफएस 2018 बैच ऑफिसर। तो शुरुआत ऐसे हुई कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कानपुर में पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरी पहली नौकरी आईएसआरओ में लगी थी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और उसके बाद मैं कुछ साल, 1 साल लगभग बीएचईएल में रहा। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस एंड देन फाइनली आई लैंडेड अप इन आईएफएस। तो बाकी अपने बारे में यही है कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और अदर देन दीज लाइक करियर जर्नी, आई एम अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो। और मैंने अपने एकेडमी में अपनी टीम को लीड किया था आईजीएनएफए में। सो आई एम अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट ऑल्सो। जी जी मैम। आपने इसरो से अपने करियर की शुरुआत की, तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस वहां पे रहा और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? इसरो में मैम, देखिए, जब जहाँ तक एंट्री की बात है तो एंट्री यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं इसके। एक तो रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो रिटन टेस्ट में मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि फिजिक्स मोस्टली पूछते हैं उसमें, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका। और फिजिक्स चूंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स रहा था, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट इंटरव्यू वाज अ टफ नट टू क्रैक, बिकॉज अनलाइक यूपीएससी, वहाँ पे 10 मेंबर्स रहते हैं, यूपीएससी में 5 रहते हैं। तो और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे टॉप नॉच साइंटिस्ट होते हैं। तो वो ग्रिल करते हैं आपको बहुत अच्छे से। बट फॉर्चुनेटली आई कुड मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, बिकॉज वहाँ पे जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, खासकर जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सो बाय एंड लार्ज इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो फिजिक्स। तो इंटरव्यू में भी उतना प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और रही बात वहाँ पे काम करने की, तो मैं कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स एंटाइटी में काम करता था आईएसआरओ में। और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वहाँ पे, वो जो भी कंट्रोल सिस्टम होते हैं एक रॉकेट इंजन के या एक पूरे रॉकेट के, क्योंकि जब रॉकेट, जब हम यहाँ से लॉन्च करते हैं तो उसका एक पाथ होता है जिसको उसको ट्रेस करना पड़ता है, सो दैट इट कैन इंस्टॉल अ सैटेलाइट इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो उसमें जब ये एनवायरमेंटल रिजीम में होता है, तो उसके 3 मोशंस होते हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं उसको, रोल, पिच और यॉ। तो उन्हीं कंट्रोल सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग की जो एंटाइटी थी, कंट्रोल सिस्टम्स कंपोनेंट एंटाइटी में, वहां पे काम करता था। मैं वाज रिस्पांसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज कंट्रोल सिस्टम्स। तो चैलेंजिंग काम था, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग काम था। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा वहाँ पे। ओके। यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो अभी तक भी ये कहा गया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियां ज्यादा नहीं आती हैं, क्योंकि टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। मोस्टली 80% बॉयज ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है चूज करते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? अ, शुरुआत में ऐसा था कि ऐसा मानते थे लोग, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम ऐसा होता है कि काफी आपको फील्ड में भी रहना पड़ता है। आपको बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना पड़ता है जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस उतनी नहीं अच्छी होती हैं। तो इस वजह से नॉर्मली ये माना जाता था कि लड़कियां कम आती हैं। लेकिन आज के अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियां बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी छूटा नहीं है। वो हर एक क्षेत्र में अच्छा कर रही है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज नॉट एन एक्सेप्शन। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। ओके, तो ये मिथ है पूरी तरह से कि ऐसा हाँ, कुछ नहीं, इट्स मैकेनिकल जी। इंजीनियरिंग में लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही हैं। नहीं, बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल। ओके। इसरो के बाद आपने अपनी शुरुआत भेल से की, तो क्या वजह थी ये चेंज करने की, और किस तरह की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई भेल से, और क्या आपका वर्किंग था वहां पे? ऐसा कुछ चेंज करने का नहीं था मैम। जैसे अब एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जब जाता है तो वो काफी चीजें एक्सप्लोर करता है, काफी चीजें एक यंग माइंड में बहुत सारे एक्सप्लोर करने के उसके दिमाग में आते हैं। तो मैं भी कुछ उसी राह पे चला हुआ था कि अगर ये नहीं तो कुछ और क्या कर सकते हैं। तो बीएचईएल का वहां से हुआ कि मैं हरिद्वार आया। बीएचईएल में मेरा वही, उस समय एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करता था इसका अलग से। अभी जैसे गेट से होता है तो ऐसा नहीं था। तो मैंने उसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम लिखा, और मैं बीएचईएल हरिद्वार है। तो इंटायरली डिफरेंट सेटिंग थी। वो एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन थी आईएसआरओ, और बीएचईएल प्योरली कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियलाइज
इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन थी। जहाँ तक बात है एक्सपीरियंस की, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बीएचईएल में भी रहा मेरा। और मैं वहाँ पे जितने भी बड़े-बड़े जनरेटर्स होते हैं या फिर टरबाइन्स होती हैं, उनके सारे कंपोनेंट्स का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में था। तो एक काफ़ी जुड़ा हुआ, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग विधा से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट मुझे मिला था, जिसमें उसका एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। ओके। इसरो हो गया, आपका भेल हो गया, अब आ जाते हैं आपके आईईएस पे। फिर जी। आपने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की? क्या जर्नी रही उसकी? उसके बारे में भी कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप डिमोटिवेट हुए हों? मैम वहाँ पे सबसे अच्छी बात जो हुई, क्योंकि उससे पहले मैं यूपीएससी कभी दिमाग में नहीं था कि यूपीएससी करना है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था। बीएचईएल में आना मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पे फॉर्चुनेटली मेरा एक बैचमेट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही कॉलेज का। तो ही वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एंड एग्जामिनेशन से कुछ 2 महीने या ढाई महीने का समय बचा हुआ था। एंड ही इंसिस्टेड अपॉन मी कि तुम भी करो साथ में, सो दैट हमारी साथ में प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सो आई एग्रीड टू इट, क्योंकि उस समय ट्रेनिंग में हमें थोड़ा टाइम मिल जाता था पढ़ाई का। तो मैंने 2 महीने प्रिपेयर किया इसके लिए एंड फॉर्चुनेटली हम दोनों लोगों का ही फाइनल लिस्ट, वी मेड इट टू द फाइनल लिस्ट, वी बोथ ऑफ अस। और वहाँ से यूपीएससी के प्रति थोड़ी-सी जागरूकता भी बढ़ी, यूपीएससी भी किया जा सकता है। और फिर जब इंजीनियरिंग सर्विस में एक बार हो गया, तो उसके बाद ये लगता है कि सिविल सर्विसेज़ भी एक बहुत, क्योंकि आपको जो सिविल सर्विसेज़ जो आपको होराइज़न प्रोवाइड करता है, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो बहुत सारे टाइप के काम उसमें रहते हैं। आप पब्लिक से जुड़े रहते हैं। तो एक जब इंजीनियरिंग सर्विस हुआ, तो उसके बाद एक अंदर से मोटिवेशन आया कि हम इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें सिविल सर्विसेज़ करना है। जहाँ तक बात डीमोटिवेटिंग फैक्टर की है, तो ऐसा कोई डीमोटिवेशन नहीं था मैम, क्योंकि जब आप इस टाइप की सर्विसेज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपके माइंड में पहले से होता है कि आपको किस टाइप का होराइज़न मिलने वाला है। तो डीमोटिवेशन जैसा कुछ नहीं था, हमेशा मोटिवेट रहा, अपने आप को किया भी। हाँ, ये कह सकते हैं जर्नी में उतार-चढ़ाव आते हैं, जैसे बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, उनको कैसे कोप अप करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैंने हमेशा इसको पॉज़िटिवली लिया कि कोई भी फेलियर जो है आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और फेलियर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेसेस, बिकॉज़ जर्नी में फेलियर्स जब तक नहीं होंगे, तब तक आप एक परिपक्व इंसान, एक परिपक्व सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएँगे। ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोगों को सफलता जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन हाँ, असफलताएँ भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि सफलता। बिल्कुल। आपने इसरो में जॉब किया, भेल में जॉब किया, उसके बाद आपने आईएएस के लिए प्रिपरेशन किया। तो एक होता है ना कि जॉब से हटकर फिर आप जब किसी चीज़ की तैयारी करते हो, आप जी, पढ़ाई करते हो तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ बिल्कुल। को आपने कैसे कवर अप किया? अ, इसमें मैम आप, हमें जब भी हम कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसा एस्पायरेंट जो काम कर रहा है साथ में, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ सकें और उसके लिए फुल टाइम प्रिपरेशन कर सकें। तो उस समय पे आपको बैलेंस करना पड़ता है अपनी प्रिपरेशन को और अपनी जॉब को, क्योंकि जहाँ जिस सर्विस में आप हैं, अगर आप उस सर्विस को अपना जो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको नहीं निभा रहे हैं, तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको कहीं न कहीं बैलेंस करना पड़ता है कि जितना टाइम आप काम कर रहे हैं, आप पूरी डेडिकेशन से उसको करिए, अच्छे से अपने जो भी डिलिवरेबल्स हैं, उनको डिलीवर कीजिए। जो आपके पास समय बचता है, उसमें आप प्रिपेयर कीजिए, जो आपके अदर एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल कीजिए। तो मैंने ऐसे ही बैलेंस किया कि अपने नौकरी से इतर जो मुझे समय मिलता था, उसमें मैं तैयारी करता था, पढ़ाई करता था। थोड़ा-सा अपना समय का कम, बाकी चीज़ों के लिए कम पड़ जाता था, लेकिन चूँकि मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने। ओके, तो ओवरऑल आपका क्या रूटीन रहता था? किस तरीके से आपने तैयारी किया? आप थोड़ा अपना शेड्यूल बताइए कि किस तरीके से आपने तैयारी की? शेड्यूल मैम, एक्चुअली मैं दिल्ली में पोस्टेड था, और गुड पार्ट फॉर द सेंट्रल सर्विसेज दोज हू आर पोस्टेड एट दिल्ली, उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है। सैटरडे, संडे हमारा ऑफ रहता है। तो नॉर्मली जो हमारे वीकडेज़ रहते थे, उसमें मैं शाम को वापस आके थोड़ा पढ़ाई करता था। अगर बीच में लंच में टाइम मिल जाता था, तो इधर-उधर नहीं जाके अपना पढ़ाई पे फ़ोकस करता था थोड़ा-सा टाइम, और उसके बाद वापस आके पढ़ाई कंटिन्यू करता था। और वीकेंड्स पे हमें पूरा दिन मिल जाता था, तो 2 दिन मिल जाते थे एक साथ। और कभी-कभी अगर मंडे छुट्टी रही या कुछ और छुट्टियाँ इस टाइप की रही, तो उसमें भी हमें एक एक्सटेंडेड टाइम मिल जाता था, जिस वज़ह से प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम नहीं आई। तो एक ये मतलब जॉब के साथ मेरा बैलेंस हुआ। फॉर्च्यूनेटली सिंस आई वाज़ इन आईएएस, तो मुझे टाइम ज़्यादा मिलता था। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो किसी ऐसी डिमांडिंग जॉब में हैं, जहाँ पे समय नहीं मिलता, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, बट मेरे लिए फॉर्च्यूनेटली इतना मुश्किल नहीं था। ओके।
अभी आप आईएफएस में सब डिविजनल ऑफिसर हैं। जी। तो किस तरह की आपकी आईएफएस की जर्नी है और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आईएफएस के बारे में जो आप बताना चाहेंगे? क्योंकि ये एक थोड़ा अलग तरीके की, अलग ज़ोन की जॉब है थोड़ा। देखिए आईएफएस के बारे में आपको बताऊँ कि इट इज़ वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज़। ये पहले इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जानी जाती थी ड्यूरिंग ब्रिटिश वाज़ क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स ओनली 1864 में। उसके बाद फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें इसको प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया गया था। उसके बाद ये 1966 में वापस से ऑल इंडिया सर्विसेज़ के फॉर्म में इंस्टीट्यूट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो फॉरेस्ट सर्विस के बारे में मैं आपको बताऊँ इट्स नॉट अ जॉब, इट्स नॉट इट्स एक्चुअली सर्विस एंड ये एक लाइफ़स्टाइल है। तो जो एक फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, हम उनको एक समानांतर सरकार नहीं बोल सकते हैं। मतलब आपके पास एक क्योंकि तीनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज़ जो हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इनके पास एक टेरिटरी होती है मैनेज करने के लिए। तो आप जो आपको टेरिटरी एलोकेट की गई है, उसमें आपको कंज़र्वेशन करना है, आपको प्रोटेक्शन करना है, आपको फॉरेस्ट के फ्रिंज एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, उनका डेवलप करना है। तो इस इसी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को लेके उसी के अनुपात में हमें पावर्स भी मिलती हैं। हमारे पास पोlicing पावर्स होती है अपनी टेरिटरी के लिए, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, हमारे पास जुडिशियल पावर होती है। तो ये सारी पावर सिर्फ इसलिए दी जाती हैं सो दैट आप अच्छे से उस टेरिटरी को मैनेज करके कंज़र्व करें, डेवलप करें, प्रोटेक्ट करें उसको और जो भी आपके आस-पास के लोग हैं ट्राइबल खासकर ट्राइबल पॉपुलेशन तो उन सबको डेवलप करें। तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, साथ ही साथ पावर्स भी है और प्लस एक बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होता है इससे। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है आईएफएस में अभी तक। और चूँकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ कैडर है मेरा, तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है और पेक्यूलियर चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में जो भी सिटीज़ भी कह लीजिए आप या फिर जो विलेजेज़ हैं, हैमलेट्स हैं, दे आर स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट एरियाज़। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को आपको कैटर करना पड़ता है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हो, ह्यूमन पॉपुलेशन हो, चाहे हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ हों। तो एक काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है, जिसको मैं बहुत ही thoroughly एन्जॉय करता हूँ। आईएफएस में अभी आपकी ये फर्स्ट पोस्टिंग है आपके छत्तीसगढ़ आपको ट्रांसफरेबल जॉब है आपका ये या हो चुके हैं आपके ट्रांसफर्स? नहीं, मेरा ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, इससे पहले मैं बलौदाबाज़ार में था। तो वहाँ पे मैं रेंज की हमारी जब हम आप स्टेट में एंटर करते हैं तो आपको ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, कुछ स्टेट स्पेसिफिक तो उसमें रेंज ट्रेनिंग एक पार्ट होता है, जो मैंने एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाज़ार में की थी। रायपुर सर्कल में ही पड़ता है डिस्ट्रिक्ट और दूसरी मेरी पोस्टिंग धमतरी में हुई थी एज़ अ एसडीओ, तो वहाँ पे रेंज ऑफिसर ट्रेनिंग हुई थी, यहाँ पे एसडीओ ट्रेनिंग। तो अभी ये दोनों ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आई एम वेटिंग फॉर द पोस्टिंग एज़ अ डीएफओ इन वन और द अदर डिस्ट्रिक्ट्स। छत्तीसगढ़ जैसे वहाँ पर जगह पर हैं आपने, देखा होगा कि किस तरीके से गरीबी कह लें या फिर इलिटरेसी देख लें, इस चीज़ को आपने कितने हद तक ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, कितने परसेंटेज में आप बताना चाहेंगे कि वहाँ पे गरीबी और इलिटरेसी है? अ, गरीबी और इलिटरेसी से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात है स्पेसिफिकली क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में और जो ट्राइबल वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन या जो ट्राइबल पीपल होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये बहुत ही पिछड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इनके सोशल इंडिकेटर्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो हमारे एडवांस सो कॉल्ड एडवांस जो हमारी पॉपुलेशन है, उससे कहीं ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। तो इनके साथ काम करना और इनके साथ मिल के रहना बहुत अच्छा लगता है और इलिटरेसी सिर्फ़ ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ लें, आप कुछ लिख लें तभी आप लिटरेट हैं। अगर आपकी वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छे हैं, अगर आप ओपन माइंडेड हैं और दोनों ही जेंडर्स या तीनों ही जेंडर्स फॉर दैट मैटर अगर आप उनको बराबर मानते हैं, तो भी मैं उनको मानूँगा कि वो लिटरेट हैं और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक ट्राइबल पॉपुलेशन में। तो छत्तीसगढ़ कहीं से पिछड़ा नहीं है, छत्तीसगढ़ इज़ एडवांसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओके। यदि किसी को आईएफएस में एंटर करना हो, तो उसके लिए क्या इंजीनियरिंग ही मस्ट है या फिर किसी भी सेक्टर का इंसान आईएफएस के एग्ज़ाम को पास करने के लिए एलिजिबल है? देखिए आईएफएस के एग्ज़ाम में एक क्राइटेरिया है जिसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही आ सकते हैं, लेकिन साइंस ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इसमें। अनलाइक सिविल सर्विसेज़ लेकिन इसका चूँकि पहला चरण जिसको हम प्री प्रीलिम्स बोलते हैं, तो प्रीलिम्स में सभी लोग उसमें बैठ सकते हैं। सिविल सर्विसेज़ में किसी भी
विधा में स्नातक जो है वो जा सकता है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस में ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट सर्विस में सिर्फ और सिर्फ साइंस ग्रेजुएट्स ही जा सकते हैं। तो कुछ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 14 सब्जेक्ट्स लिस्ट किए हैं इस यूपीएससी की वेबसाइट पे। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने अपने स्नातक लेवल पे पढ़ा है तो यू आर एलिजिबल फॉर आईएफएस। तो इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी आते हैं, मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट्स भी आते हैं, बायोलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, बहुत सारे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बहुत सारे विभागों के लोग आते हैं। इट्स नॉट एक्सक्लूसिव फॉर इंजीनियरिंग। ओके, तो मेनली साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। जी, साइंस बैकग्राउंड इज बेस्ट। ओके। अभी एक मूवी आई थी शेरनी, विद्या बालन की, अगर आपने उस मूवी को देखा हो तो। उसमें बेसिकली विद्या बालन का जो रोल है वो डीएफओ का होता है। आपने देखी वो मूवी? नहीं मैम, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम कुछ काम के ऐसे समस्याएं थी कि मैं नहीं देख पाया, लेकिन हाँ मैंने सुना बहुत है इस मूवी के बारे में। और चूंकि आपने भी याद दिलाया तो मैं इसको अब जल्दी ही देख लेता हूँ। ओके। लेकिन हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा पता है मुझे कि इसमें जो मध्य प्रदेश में कुछ इशू था इस टाइगर को लेके, स्पेशली एक टाइग्रेस थी अपनी, शायद उसी से रिलेटेड कुछ है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया था एक फॉरेस्ट एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ ने, और एज अ कंजर्वेटर ऑफ वाइल्ड लाइफ, चीफ कंजर्वेटर ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो एक पूरा एक डायनामिक्स दिखाया है, जो कि कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरवेंशन रहता है इस टाइप के ऑपरेशन में। तो क्या समस्याएं आती हैं, किस टाइप की आपको सपोर्ट मिलता है, वो सब दिखाया है उसमें। तो आई विल डेफिनेटली वॉच दैट मूवी इन द टाइम्स टू कम। बिल्कुल। आपके इंट्रो में मैंने पढ़ा था आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है। कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो आपका ट्रैवलिंग का जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, एक मुझे याद आ रहा है मैम, क्योंकि हमारी जो आईएफएस की ट्रेनिंग होती है बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, 16.5 मंथ्स की आईजीएनएफए में। इसमें से 10 महीने हम लोग बाहर टूरिंग करते हैं। लाइक वी हैव हिल टूर, वी हैव नॉर्थ, ये ईस्ट इंडिया टूर, वी हैव साउथ इंडिया टूर, वेस्ट इंडिया टूर। तो पूरा का पूरा भारत हम इसमें देख लेते हैं। तो इसी का एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है, जब हम लोग हिल टूर पे थे और लद्दाख का रीजन था, और उसमें शाम को हम लोग निकले थे आफ्टर कंप्लीटिंग आवर ऑफिशियल वर्क। तो एक बाइक रेंट करके हम जा रहे थे, और देयर वाज अ स्टॉर्म। पीक पे जा रहे थे हम लोग, कपल ऑफ पीक्स इन लद्दाख एरिया। तो वहां पे फंस गए थे, एंड वी ओनली रिटर्न्ड बैक इन द मॉर्निंग विद द हेल्प ऑफ आर्मी पीपल। सो दैट वाज एन एडवेंचर इन इटसेल्फ कि हम लोग गए और वहां पे स्टॉर्म आया और हम फंसे। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, लेकिन क्योंकि अभी मुझे एकदम से आपने पूछा तो ये याद आया कि हाँ, एक रात हमने बर्फीली रात बिताई थी पहाड़ पे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस। तो बेसिकली अपनी जॉब के अलावा और आपकी क्या हॉबीज हैं? आपको क्या करना पसंद है? आई एम अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, एज आई टोल्ड यू वेरी बिगिनिंग। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ जब भी मौका मिलता है। रायपुर जाके भी खेलता हूँ, धमतरी में भी हमारा ऐसा ग्रुप था कि जहाँ पे मैं खेल लेता था। अभी कुछ दिनों से वो डिसकंटिन्यू हो गया है, बट जब भी मौका मिलता है मैं खेलता हूँ। और उसके अलावा मैं रनिंग डेली करता हूँ इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, जैसा भी टाइम परमिट करता है। तो एटलीस्ट 5 days अ वीक आई रन 10 kilometers अ डे। तो एक वो, तो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों को इंटैक्ट रखने के लिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ, तो मैं इसको जरूर करता हूँ। अदर देन दैट, आउटिंग्स विद फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, जहाँ भी मौका मिला तो हम निकल जाते हैं, जैसा भी समय परमिट करता है। तो और फिर हमारी जॉब ही घूमने की है, बहुत ज्यादा घूमना होता है इस जॉब में, और बहुत प्रिस्टीन लोकेशंस पे घूमना होता है। तो इन दैट सेंस आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव लैंडेड अप इन आईएफएस, जहाँ पे बहुत ज्यादा मौका मिलता है आपको अपनी हॉबी परस्यू करने का। ये बहुत अच्छी बात है इस आईएफएस की, कि आपको काफी टूरिंग करनी पड़ती है। ओके। अभी तो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, हालांकि लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पे आपका जॉब रूटीन क्या होता था और किस तरीके से आपने मैनेज की सारी चीजें? मैम, पैंडेमिक में अनलाइक अदर डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज एन एक्सेप्शन along with the revenue and some other departments like police, जहाँ पे हम लोगों को 24/7 काम करना रहता था। ऐसा कुछ हमारे लिए, ऐसा कुछ लॉकडाउन या छुट्टी नहीं थी। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इसी क्योंकि आपने पूछा पैंडेमिक के टाइम पे क्या काम रहता था। तो पैंडेमिक के टाइम पे आपने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे बिहार हो गए, यूपी हो गया, जिनके बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो कहीं फंस गए या उनको पैरेंट्स को कहना पड़ा। तो उनको
अपने लाइवलीहुड को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएँ आई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में मैंने देखा और एक्सपीरियंस किया कि जो भी फॉरेस्ट रेंज चूँकि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो जितने भी गाँव हैं लगभग-लगभग सारे ही किसी न किसी फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ की सरकार लगभग 52 माइनर फॉरेस्ट यूज़ पे एमएसपी प्रोवाइड करती है। तो जहाँ पे भी ये जैसे ही स्टार्ट लॉकडाउन लगा था, उससे 1 हफ्ते पहले से इनका एमएफपी कलेक्शन चल रहा था, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। तो उन्होंने एमएफपी जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जैसे आपके साल बीज हो गया, महुआ बीज हो गया या महुआ फूल हो गए, बहुत सारे और तेंदू पत्ता हो गया। तो इस टाइप के ये सीज़न में कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको एमएसपी पे खरीदता है। अगर एमएसपी से ज़्यादा प्राइस है मार्केट में तो मार्केट बेचता है। लेकिन चूँकि मार्केट बंद था तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पहल करी कि वो घर-घर जाके जितना भी एमएसपी लोगों ने इकट्ठा किया है, उसको जाके उनके घर से ही खरीद लें। सो दैट उनको लॉकडाउन के समय में बाहर भी ना निकलना पड़े और उनको उसका प्राइस भी मिल जाए घर पे बैठे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो समस्याएँ और राज्यों में आई थी, ऐसा छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी समस्या नहीं आई थी कि किसी को आजीविका का समस्या या संकट आ गया, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही महती भूमिका निभाई। ओके। आलोक जी, आपने टोटल 4 सेक्टर्स में काम किया है, तो ओवरऑल अगर मैं आपका एक्सपीरियंस पूछूँ, लाइक आपकी जर्नी तो आपने शेयर की ही है, अगर एक्सपीरियंस मैं पूछूँ कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक का आपका कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन में रहा है? सबसे बेस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो फॉरेस्ट सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है हमारी, जो ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद तो मतलब ओवरऑल देखें तो आईएफएस में सबसे ज़्यादा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेनिंग टिल दिस टाइम दैट द टाइम वी आर टॉकिंग। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बहुत टाइप के लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे लोगों से जुड़ना होता है, आपको बहुत सारे जगहों पे जाना होता है, क्या बायोडायवर्सिटी है भारत की। हम लोग फॉरेन टूर पे गए थे तो बाहर कैसे काम होता है, तो एक बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है एक ये ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को, सो दैट कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने राज्य और देश सिर्फ़ राज्य और देश के बारे में ही ना पता करें बल्कि बाहर के बारे में पता करें कि कौन-सी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ चल रही हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब और उनको अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री तो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इन दैट सेंस आईएफएस इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द फोर्स। तो इस टाइप की कुछ जर्नी रही है। ओके, तो बेसिकली आपका आईएफएस का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी सबसे बेस्ट रहा है और आपको ट्रैवल करना भी पसंद है, तो वो आपके जॉब में इंक्लूड है ही। साथ ही बिल्कुल, साथ आपने बोला कि बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन एक जो है वो बहुत ही ह्यूज पॉइंट है इसमें या बहुत ही क्रूशियल पॉइंट मैं बोलूँ, कम्युनिकेशन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसमें? क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता होगा, बातें करनी पड़ती होंगी। तो कम्युनिकेशन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बिल्कुल बहुत ज़रूरी मुद्दा आपने उठाया है कम्युनिकेशन का मैम। इसमें कम्युनिकेशन को पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब आपने कुछ बात कही और वो जिस इंटेंडेड पर्पज़ के लिए जिससे कही गई है, उसने उस चीज़ को समझा, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर आपने सिर्फ़ एक एक तरफ से बात कही और दूसरा उसको समझ नहीं पा रहा है, तो इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट ऑफ अ सिविल सर्वेंट। आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हो क्योंकि हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, चाहे वो आपके फंड्स हों, चाहे आपके बहुत सारे आप कानून से बंधे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी बात जब आप गाँव वालों से मिलते हैं, तब आपका कम्युनिकेशन जो है वो अलग टाइप का होता है, उनको कैसे समझाना है। जब आप पॉलिटिशियंस से मिलते हैं, तो उनको अलग टाइप से समझाना होता है। एट द सेम टाइम जब आप किसी फोरम या फोरा पे हैं, इंटरनेशनल फोरा हो या नेशनल फोरा हो, उसमें आपको कम्युनिकेट करना होता है, तो आपको अलग ढंग से करना पड़ता है। लेकिन पर्पस सबका वही होता है कि आपको जो भी इंटेंडेड चीज़ है, वो कम से कम जो सामने वाला है, उसको समझ में आए और उसको वो ग्रास्प कर पाए। तो अलग-अलग लेवल पे आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है, वो बदल जाता है। तो मैं तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन या सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट उसी को मानता हूँ, जो अपनी बात अच्छे से रख पाए, चाहे वो किसी भी फोरम पे बात। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ओपिनियन। बिल्कुल, आपने सही कहा, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। किसी भी फ़ील्ड में हो, कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है, सामने जी वाला मैम, आपको समझता है, तो इट मीन्स आप ठीक तरीके से उसको समझा पा रहे हैं। कभी-कभी कम्युनिकेशन की वज़ह से ही बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, चाहे वो बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो कम्युनिकेशन जो है एक बेस्ट ह्यूज पार्ट मैं कहूँगी आपका। बिल्कुल। ओके।
तो मैंने आपसे चारों सेक्टर्स के बारे में सारी चीज़ें पूछ ली हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सिविल सर्वेंट्स के लिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आप 3 ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे जिनसे कि वो अपने अगर मैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स की बात करूँ तो किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें? अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स की बात करूँ और वो उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद वो किसी भी सेक्टर में जाना चाहें, तो कहाँ-कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं और क्या सक्सेस मंत्रा उनके लिए हो सकते हैं? स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि मैं दोनों के लिए बात करूँगा, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो चूँकि आपने पूछा है, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये एक प्योरली टेक्निकल फील्ड एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और टेक्निकल सब्जेक्ट में ही लोग इसमें स्नातक होते हैं। तो मोस्टली जब एक बच्चा निकलता है एक इंजीनियरिंग करके वहाँ से, तो उसके दिमाग में ऑटोमोबाइल फील्ड हो सकती है, उसके दिमाग में डिफेंस प्रोडक्शन हो सकता है, उसके माइंड में एक ऐसी कुछ इस टाइप की नौकरियाँ होती हैं जैसे सेल्स की हो गई जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस टाइप की जॉब्स के बारे में ज़्यादा एक्सपोज़र रहता है जब वो ग्रेजुएट होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, अनलेस एंड अदरवाइज़ आपका बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो तो। आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए बहुत ठंडे दिमाग से सोच के और उसके बाद आप जो है उस फील्ड में जाएँ। 1-2 फेलियर्स मिलते हैं, इट डज़न्ट मैटर, इट ओनली एड्स अप टू योर पर्सनैलिटी कि एक फेलियर मिला तो आप उससे सीख के कुछ और कर सकते हैं। रही बात यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स की, तो उसमें जो आपने 3 पॉइंट्स की बात कही, तो मैं उसमें बोलूँगा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और कूल एंड कामनेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना कहीं भी टेम्पर या कूल लूज़ करते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है डिस्पाइट गिविंग माय बेस्ट एफर्ट्स, तो वो कहीं न कहीं आपको एक नेगेटिव पाथ पे लेके चला जाता है। तो वो चीज़ हमें नहीं सोचनी है, असफलता के बारे में नहीं सोचना है, मिलती है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और बिल्कुल मिलती है, जब कोई हार्ड वर्क करता है तो उसको सफलताएँ भी मिलती हैं, लेकिन उससे सीखते हुए आगे बढ़ना है, तो आपको अपना कूल, काम, कंपोज़्ड नेचर आपको इंटैक्ट रखना है। चाहे आप स तैयारी से पहले की बात करें, चाहे आप जब ऑफ़िसर बन जाएँगे तो भी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क अगेन देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। वो आप कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप कॉलेज के बाद नौकरी में जब आप पहुँचेंगे उस समय भी स्टार्ट करके और उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है जैसे आपका सिचुएशन है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए उसको वैसे आगे बढ़ना होता है। कंसिस्टेंसी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ और सोच रहे हैं, तो जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया, डिसीजन लेने से पहले आप बहुत सोचिए, लेकिन जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि हाँ, मुझे यही करना है और इसी में मुझे 100% देना है। तो ये 3 इंग्रीडिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एस्पायरेंट के लिए। बिल्कुल, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी ये 2 आपने मूल मंत्र बताए हैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी आपने काफ़ी कुछ बताया। 4 अलग-अलग सेक्टर्स पे मैंने आपसे बात की, आईएफएस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सफलता टॉक से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।